अब मुल्ला बरादर कौन है उसके बारे में जल्दी से जान लीजिए, जिसके हाथ में अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत आने जा रही है। तालिबान का उपप्रमुख है मुल्ला बरादर, अब यही चलाएगा सरकार। अब तक सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, 2018 में कतर के दोहा में राजनीतिक दफ्तर इसकी ओर से ही खोला गया था, यही प्रमुख था। और अमेरिका के साथ जो शांति वार्ता चल रही थी उसमें भी इसका प्रमुख रोल था। 1996 से साल 2001 की तालिबान सरकार में ये रक्षा मंत्री था। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद ये पाकिस्तान चला गया था। मुल्ला बरादर पाकिस्तान में था और साल 2010 में पाकिस्तान की जेल में मुल्ला बरादर को डाला गया था। हालांकि उस समय इसके ऊपर आरोप लगे थे कि बिना पाकिस्तान सरकार को बताए इसने अफगानिस्तान की सरकार से बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर ली है। यही वो शख्स है जिसके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे, लेकिन अब यही बनने जा रहा है अफगानिस्तान का प्रमुख। यही है मुल्ला बरादर, जिसके साथ अब भारत सरकार आगे कैसे बढ़ेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको दिखा देते हैं, तालिबान सरकार तो बनाने जा रहे हैं लेकिन उसके सामने चुनौतियां भरी पड़ी हैं। हेरात की तस्वीरें देखिए, जहां पर महिलाओं ने काम करने के अधिकार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। ऐसे समय में जब तालिबान सरकार का गठन कर रहा है, अपनी बेहतर छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है, तब ये महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और अपने अधिकारों को लेकर लगातार इनकी ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन उसकी ये जीत अधूरी है। सरकार बनाने जा रहे तालिबान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा पंजशीर का है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तालिबान पर अब पंजशीर पर कब्जा नहीं कर सका है। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस दोनों ओर से एक दूसरे पर बढ़त बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पंजशीर के लड़ाके ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे हिस्से जहां पर तालिबान पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार उनकी ओर से वीडियो भी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अब जब रूस और चीन समेत कई ऐसे मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी, जो तालिबानी सरकार को सत्ता के लिए बधाई दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान का रुख क्या होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु प्रकाश जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप सभी से चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, अब चूंकि सरकार का गठन करने जा रहा है तालिबान और मुल्ला बरादर ही होगा प्रमुख, जो जानकारी अब तक सामने आई है, ऐसे में भारत सरकार का रुख तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर क्या रहने वाला है? देखिए, अफगानिस्तान में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं और आज सरकार का जो भी स्वरूप सामने आएगा, भारत सरकार पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सजगता के साथ उसके ऊपर नजर रखे हुए है। जैसा कि पहले भी बात आई थी, हमने तालिबान को कोई मान्यता अभी तक नहीं दी है, परंतु वहां के घटनाक्रम में क्या परिवर्तन आएगा इसके ऊपर हमें नजर रखते हुए उचित समय पर उपयुक्त निर्णय, जो भी हमें प्रतिक्रिया देनी होगी वो देनी होगी। कारण यह है कि अगर हमारे पड़ोस में इतना बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक चेंज आता है तो उससे हम ये सोचे कि हम पूर्णतः अछूते रहेंगे, तो मेरे विचार से ये कदापि अनुचित होगा। हम ये कहें कि हम एक स्थापित राजनीति ये रखेंगे कि हम किसी प्रकार की कोई भी इंगेजमेंट ही नहीं रखेंगे, तो जब तक हमारे भारतीय नागरिक वहां पर हैं, निकल के नहीं आए हैं, जब तक हिंदू और सिख, वो भले ही अफगानी नागरिक हैं, वो निकल के नहीं आए हैं, तब तक तो हमें उनके निकलवाने के यत्न करने के लिए यदि किसी भी प्रकार की कोई वार्ता भी करनी होगी तो वो भी हमें करेंगे। आलोक शर्मा जी, सरकार के इस रुख से संतुष्ट हैं आप लोग? क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार की एक दिन की नाकामी नहीं है। ये प्रकरण पिछले 3 साल से चल रहा था और सरकार के पास किसी तरह का कोई रोड मैप पिछले 3 साल भी नहीं था। आज अफगानिस्तान के चारों तरफ के देशों में देखिए, कोई भी देश है। आलोक जी की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा से उनसे हम संपर्क करेंगे। फिलहाल अब आलोक जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, बीच में बरादर तमाम लोग छोड़े गए पाकिस्तान की जेलों से कर रहे थे। जब अमेरिका ने वापस जाने की नीति बनाई तब हम क्या कर रहे थे? हम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे और अब नमस्ते तालिबान करने की दिशा में ये सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमें दुख रहा है इस बात का कि 35,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लगा और अभी सुधांशु भाई ने कहा कि हम अछूते नहीं रह सकते। आज हमारी सरकार, हमारा देश इस पूरे प्रकरण से पूरी तरह से अछूता है। आज चीन, रूस, पाकिस्तान तीनों मिलकर उन्होंने वहां पर सत्ता परिवर्तन किया। 35,000 करोड़ रुपया जो हमारा लगा था वो पानी में चला गया। आज हमारे जो जियो स्ट्रैटेजिक जितने
हमारे हित थे वो पूरे अहित में बदलते चले गए और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। हक्कानी नेटवर्क जैसा व्यक्ति अगर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर वहां पर काबिज होगा, हाँ। और पिछले 3 दिन की जो स्टेटमेंट्स हैं, सोहेल शाहीन की स्टेटमेंट कि भारत अगर शर्त रखता है तो हम तालिबान भी शर्त रखेंगे, दूसरी स्टेटमेंट कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज हम उठाएंगे। सरकार का पूरी तरह से ये फेलियर रहा है कि विदेश नीति के मामले में आज नेपाल चाइना की गोद में है। मोदी जी के समय पर नेपाल चाइना हम जाएंगे भी रहते हैं, तालिबान और अफगानिस्तान पर ही रहते हैं। आलोक शर्मा जी, आपने कहा जल्दी से सुधांशु जी इसका मैं जवाब चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि नमस्ते तालिबान करने जा रही है सरकार और हमारे जो पैसे जो निवेश हमने कर रखा था अफगानिस्तान में वो सब कुछ डूब चुका है। और इसके साथ ही कश्मीर को लेकर भी उन्होंने बात कही है। कश्मीर पर तालिबान का ये जो नया रुख है यकीनन वो हैरान करता है। ऐसे में क्या करेंगे फिर आप लोग? सुधांशु जी, आपसे ही ये सवाल था। देखिए, जो कुछ अभी बोला आलोक जी ने, यदि ये कोई नई नवेली पार्टी बोलती तो बचकाना माना जा सकता था, पर कांग्रेस बोलती है तो शरारतपूर्ण माना जाएगा। क्यों? 2001 में जब 9/11 हुआ तब उस समय अमेरिका ने आकर तालिबान पर आक्रमण किया और 2003 तक उसने वर्चुअली उसको समाप्त कर दिया। जब 2004 में तो सत्ता बदल गई, तो इन्वेस्टमेंट किसने किए थे? आपकी सरकार ने रोके थे क्या इन्वेस्टमेंट? एक के बाद एक प्रोजेक्ट शुरू हुए थे कि नहीं? ये बताइए, वहां पर जो संसद का निर्माण पूरा हुआ किसके कार्यकाल में हुआ? हमारी सरकार के, आपकी सरकार के कार्यकाल में। 2004 से 14 तक 10 साल में वहां जबरदस्त काम हुआ। यह भारत की सरकारों की स्थापित नीति थी, चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी, कि अफगानिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकारों का समर्थन करना है और कहां वहां के विकास कार्यों में हमें योगदान देना है। अब आज एकदम से पलटकर वह बात करना, जबकि मुख्यतः सारे के सारे प्रोजेक्ट उस जमाने में शुरू हुए, ये इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया कि नई पार्टी कहती तो बचकाना लगता, अब ये पुरानी पार्टी कह रही है तो ये वो लगता। दूसरी बात, इन्होंने कहा स्थापित नीति, बहुत सही बात है। इनकी आतंकवाद के लिए स्थापित नीति थी, जो इन्होंने 2009 में शर्म एल शेख में कहा कि आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 26/11 के हमले भी होते रहे, पाकिस्तान से वार्ता भी होती रही। कौन सा ऐसा शहर था, एक वाक्य और पूरा कर दूं, भारत का कौन सा ऐसा शहर था जो उस दरमियान धमाकों से न दहला हो? क्या श्रीनगर, क्या चंडीगढ़, लखनऊ, बनारस, पटना, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर, सब जगह धमाके होते रहे। ठीक है, वार्ता भी चलती रहेगी। हमारी स्थापित नीति है, एक बार भी हमने औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान से नहीं की है, क्योंकि हमने कहा है कि आतंकवाद वार्ता नहीं। चलिए, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी के दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। आलोक शर्मा जी, ठीक है, कि इनकी सरकार ने क्यों अपने प्रोजेक्ट, देखिए मुझे लगता है आलोक भाई जी ने बहुत अच्छा विषय छेड़ा है। हाँ। 2001 के बाद पाकिस्तान से तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। 2 बार 3 बार अटल जी भी बैठ के चले गए बस में, आडवाणी जी भी जिन्ना की मजार पे लोटपोट हो गए और मोदी जी भी बिना बुलाए चले गए, लेकिन बातचीत कोई नहीं हुई। वैसे ही चले गए थे, पिकनिक मनाने गए थे लोग। दूसरी बात, इन्होंने कहा शरारत होती। शरारत तो ये है कि आज भी आप टॉपिक को डेविएट करना चाहते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रोजेक्ट क्यों रहे वहां पर, मैं प्रोजेक्ट हमारी नीति थी, विदेश नीति थी और सभी सरकारों की थी। आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 3 साल से हम सो रहे थे। हमने 3 साल से जब ये तमाम घटनाक्रम हुआ, तब हम केवल वेस्ट बंगाल के चुनाव और तमाम चुनाव में व्यस्त थी हमारी सरकार, पूरी के पूरे मंत्रालय वहां पर बैठे हुए थे। मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट क्यों चालू रहे। चलिए ठीक है, आपकी बात में समझ गए। इस पर राजनीतिक ये बहस तो चलती ही रहेगी, लेकिन हमारे साथ बाकी के जो 2 मेहमान बने हुए हैं उनकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी हो जाती है लेना। जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात केवल कहना चाहूंगा, कंधार में कौन छोड़कर आया था और तालिबान से औपचारिक वास्ता आज तक किस सरकार ने की है? इसका उत्तर कोई देगा? मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरह का इनका पूरा क्रियाकलाप रहा है, ये पूरी तरह से तालिबान के साथ नमस्ते करने के लिए तैयार बैठे। चलिए ठीक है, अब ऐसे में देखिए, यहाँ पर एक पार्टी की बात, ठीक है आलोक जी, आपकी भी बात हमने सुन ली और सुधांशु जी की भी बात देश ने सुन ली है, लेकिन सवाल बड़ा ये है, यहाँ पर एक पार्टी तो किसी पार्टी से बात करने जा रही नहीं है, एक देश की दूसरे देश के और उसके हुक्मरानों से बातचीत होगी। ऐसे में जब अफगानिस्तान पर यह नई सत्ता काबिज होने जा रही है, तो ऐसे में क्या 1996 वाला ही हमारा स्टैंड रहेगा जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमने उसकी सरकार को लेकर लिया था, या इस बार स्थितियां बदलेगी? मैं मेजर जनरल सुधाकर जी आपके पास आते हुए सीधे आपसे जानना चाहूंगी, अभी की परिस्थितियां क्या बताती हैं? क्योंकि एक बातचीत तो हमारी हुई है दोहा में,
अब इसके आगे क्या? चूंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि मुल्ला बरादर जो कि रक्षा मंत्री था साल 1996 से 2001 तक, उसी के हाथ में कमान होगी, तो उसके साथ भारत किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए चित्रा जी, चंद एक चीजों को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि काफी मीडिया चैनल में और प्रिंट मीडिया में काफी हद तक हम ये मिक्सअप हो रहे हैं कि एंगेजमेंट और दूसरा है रिकॉग्निशन। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हम कितने भी इसके सफाई करें, इसमें किसी के मन में शक नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इसके लिए इसको जिम्मेवार पकड़ना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय लेवल में इस देश को जितना भी आप ब्लैक लिस्ट करें फिर भी कम, नंबर 1। नंबर 2, मिक्सअप होने की वजह से जो हम छुप छुप के मिलते आ रहे हैं, देखिए मैं भी डील किया हूं फौज में सर्विस के टाइम में, काफी नाजुक स्थिति के टाइम पे जब हम कह रहे थे कि मुजाहिद के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, तब भी चलते रहता है कि देशों के बीच में हर लड़ाई का जो पहलू है सामने बता के मीडिया में अनाउंस करके नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रीटली उनके साथ एंगेजमेंट चलती रहती है। लेकिन एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। कोई इंसान हथियार पकड़ के अगर खड़े होके सिविल गवर्नेंस और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के साथ मिलना चाह रहा है, ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, रूल ऑफ लॉ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्या विश्व इस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा? ये पहला सवाल आ रहा है। मैंने कोई विरोध भी तो नहीं कर रहा है। किसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का विरोध किया है? चित्रा जी, ये पहली बार जिम्बाब्वे के इंसिडेंट, जिम्बाब्वे का ज्योग्राफी अलग है, इतिहास अलग है, शायद हम तुलना नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान एक इस तरह एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसका इतिहास भरा हुआ है, मतलब उसके इन्वेजन के ऊपर इन्वेजन हुआ है, तो इसीलिए इसका इतना जल्दी उत्तर नहीं मिलेगा। तालिबान का कहानी ये रातारात नहीं हुआ है, ये कोई सालों से बातचीत चल रही है कि तालिबान तालिबान तालिबान। अभी तालिबान के साथ अलकायदा भी है, आईसिस भी है, और वो तो बधाई भी दे रहा है और कह रहा है कि कश्मीर को आजाद करा के अब हमारी मदद करेगा तालिबान। इस तरह की भी बातें आ रही हैं। विष्णु प्रकाश जी, जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विष्णु प्रकाश जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक ऐसे वक्त में। देखिए, भारत सरकार वेट एंड वॉच की पोजीशन पे भले हो, लेकिन एक बातचीत के जरिए ये कहा गया है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल कतई हिंदुस्तान के खिलाफ या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नहीं करे, जिस पर तालिबान ने समर्थन किया। उसके बाद तालिबानी प्रवक्ता की ओर से बयान सामने आ जाता है कि नहीं भाई, कश्मीर मामले में चूंकि वहां पर मुस्लिम आबादी, इस तरह की बातें कही गई और कहा गया कि हम तो आवाज बुलंद करेंगे। तो ये दो तरफी बातें अगर कही जा रही हैं तालिबान की ओर से, तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर पाना। कितना वक्त लगेगा भारत सरकार को ये सोच पाना कि अफगानिस्तान की ये जो नई सरकार बनने जा रही है उसके साथ हम खड़े रहें, समर्थन दें या फिर नहीं दें? जी नमस्कार, मैं सिविल सर्वेंट में डिप्लोमेट रहा हूं और मैं राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ूंगा जी। मैं मनमोहन सिंह सरकार में एम्बेसडर नियुक्त हुआ था, मोदी सरकार में उच्चायुक्त था, तो मैंने दोनों सरकारों में काम किया। मुझे तो ये पता है कि चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कोई भी सरकार वो करेगी जो राष्ट्र हित में होता है, और हर एक सरकार के लिए देश के हित पहले आते हैं। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हर एक सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों का पालन किया। अब ये तो रही अब तक की बात। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, बड़ा मैं साफ कर दूं कि हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमने लोगों में इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम उसमें कुछ प्रॉफिट ढूंढें, लाभ ढूंढें। क्या हमने अगर डैम बनाया या पार्लियामेंट बनाई है तो हम उठा के वापस ले आएंगे क्या? हमने, और क्यों भारत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, भारत की छवि इतनी मजबूत क्यों है? क्योंकि हमने पक्षपात के बिना उनके कैपेसिटी डेवलप की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की। अच्छा, अब जो 1996 से 2001 की स्थिति थी, क्या हम वही करेंगे? तो अगर वही करना हो तो आपको सरकार नहीं चाहिए, डिप्लोमेट्स नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। हालात बदलते हैं, हालात के साथ आपका जो राष्ट्र हित में जो करना होता है वो करेंगे। अब स्थिति ये है कि तालिबान को सब सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया। बिल्कुल, पाकिस्तान कट्टरवादी संस्था है, इसमें किसी को शक नहीं है। तालिबान भारत का दोस्त नहीं है, इसमें किसी को शक नहीं है। अब हमको, हमारी रुचि क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है? जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी सुरक्षा, ताकि हमारे खिलाफ
आतंकवाद ना हो, उसका देखभाल। तो अब जैसे मेजर जनरल कह रहे हैं कि अगर हम तालिबान से बातचीत कर रहे हैं तो क्या हम उनको मान्यता दे रहे हैं? क्या हम उनको कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे हित की आप के खिलाफ कुछ मत कीजिए, और हम जो अफगानी लोगों के हित में के जो है वो हम करेंगे। अब ये कहना कि कल कुछ निश्चित हो जाएगा, ये नहीं होगा। हमको ये नहीं पता तालिबान का असली चेहरा क्या है, पाकिस्तान की कौन कठपुतली है, कौन क्या चाहता है, क्या ये मॉडरेट हो गए हैं, क्या ये वही कट्टरपंथी रहे हैं, तो समय बताएगा। और जहां तक कश्मीर का सवाल है चित्रा जी, आपके अगला कमेंट, इसमें जो सानिक जाई ने कहा था और जो शाहीन जी ने कहा है उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि सानिक जाई ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो सुलझाएं कश्मीर का मामला। दो मुद्दे हैं, एक तो कश्मीर का मुद्दा है, वो उसने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान सुलझाए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। और दूसरा मुद्दा है जो मन घड़ंत ये कहते हैं कि मुसलमानों को ठीक तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल कर रहे हैं, वो दूसरा मुद्दा है। उसमें तालिबान तो क्या, सारे जो मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं और वो आवाज उठाते हैं। तो ये मेरा मानना है। लेकिन ये कहकर कि दरअसल हर एक मुसलमान की आवाज उठाने का हक है तालिबान को, और खासतौर से कश्मीर के संदर्भ में जो सवाल पूछा जाता है उसके जवाब में अगर ये बातें सामने आती हैं तो यकीनन इसके जरिए क्या कश्मीर के मुद्दे को भी एक अलग दिशा में लेकर जाना चाहता है तालिबान, जो अब तक इनकार करता रहा है? एक चीज इसके बारे में छोटी सी टिप्पणी कर सकता हूँ? जी जी प्लीज प्लीज। जी, उन्होंने ये कहा है कि ना केवल कश्मीर में मुसलमानों का मुद्दा, पर दुनिया भर में जहां मुसलमान है उसका मुद्दा उठाने का हक रखते हैं। ये उनका कहना है, हम नहीं मानते। बिल्कुल। पर एक चीज जरूर है कि अगर चीन समझता है कि वो सुरक्षित, ये उनके खिलाफ बात नहीं होगी, तो चीन को भी समझ जाना चाहिए कि शिनचांग में जो हो रहा है उसके खिलाफ भी ये अगर चाहे तो कर सकते हैं। ये मुद्दा उठाएंगे साहब, ये मुद्दा उठाएंगे, पर उससे क्या होता है? पिछले 60 साल से मुद्दा ओवैसी उठा रही है, तो क्या हुआ? के नए निजाम से रिश्ते बनाने की नीति हिंदुस्तान को बनानी होगी, या कर दिया जाएगा बहिष्कार, या फिर बातचीत होगी। और अगर ये दोनों ही चीजें नहीं होती हैं तो फिर क्या होगा? इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा जारी है, क्योंकि कुछ ही देर में सरकार का स्पष्ट स्वरूप निकलकर सामने आ सकता है और माना यही जा रहा है कि मुल्ला बारादर ही नया चीफ होगा तालिबान का, जो कि राज करेगा अफगानिस्तान पर। सुधांशु जी, सीधे आपके पास आते हुए, भारत सरकार को इतनी देरी क्यों हो रही है? हिंदुस्तान के लोग ये भी जानना और समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रूस है, चीन है, या फिर पाकिस्तान या तमाम दूसरे और भी मुल्क हैं, लेकिन अभी हमने कोई भी नीति, क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम उस सरकार का बहिष्कार कर सकते हैं, या फिर बातचीत हमें करनी हुई होगी, क्योंकि पिछले 20-21 सालों में परिस्थितियां बदल गई हैं, और अगर ये दोनों ही स्थिति नहीं बनती है तो फिर क्या करेगी सरकार? अपने आप को कैसे खड़ा रखेगी बिल्कुल अलग थलग? देखिए, अभी तक तो सरकार का गठन ही नहीं हुआ है। जब तक किसी चीज का गठन नहीं हुआ तब तक उसको मान्यता देना या उस पर प्रतिक्रिया देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि अभी विश्व प्रकाश जी और सुधाकर जी ने बोला, रिकग्निशन और किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट, दोनों में भारी अंतर है। तो अभी सरकार का गठन होगा, उसके बाद तय करेंगे। परंतु अभी हमारी नीति यह है कि तालिबान अभी तक एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। सरकार में किस प्रकार के लोग आते हैं, जो उनका दावा है उसमें कोई सच्चाई है या वो केवल दिखाने के लिए है, इन सारी बातों से स्थिति तय होगी। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी हमारे मित्र आलोक जी कह रहे थे कि साहब आप कुछ भांप ही नहीं पाए, एसएससी नहीं कर पाए। मतलब कहने का मतलब क्या था? हमारी इंटेलिजेंस है क्या अफगानिस्तान में? क्या आप ये कहना चाहते हैं? यदि नहीं है तो नाटो की और अमेरिका की इंटेलिजेंस पर ही के ही इनपुट के आधार पर तय करेंगे, और उनका ही असेसमेंट गलत निकल गया। उनको ये था कि जब वो काबुल छोड़ कर जाएंगे उसके बाद 20-25 दिन लगेंगे काबुल के फॉल में, मगर वो उनके जाने से पहले ही काबुल पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में आ गया। तो एक स्थिति अलग हो गई। और यह बात बिल्कुल सही है कि चाइना जिस ढंग से वहां हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है, ये अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। क्योंकि एक और बात आप समझिए कि इधर ईरान से अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। वहां पर यद्यपि हमने चाबार पोर्ट पे ईरान के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है, इधर पाकिस्तान में चाइना का हस्तक्षेप अमेरिका से ज्यादा है। और अगर अफगानिस्तान में चाइना का हस्तक्षेप हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। परंतु समस्या क्या है कि इन गंभीर स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर भी गंभीर राजनीति की बजाय केवल जब क्षुद्र राजनीति होती है तो समस्या होती है। जैसे भी आलोक जी ने कांधार की बात कर दी, जैसे इस बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई है,
क्या कंधार हाईजैकिंग के डिसीजन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई थी क्या? एक एक व्यक्ति उपस्थित था और सभी नेता कांग्रेस के उपस्थित थे उसमें, इंक्लूडिंग सोनिया गांधी जी, और सबकी जानकारी में वह निर्णय हुआ था। और जसवंत सिंह जी को जो भेजा गया था वो इसलिए नहीं भेजा गया जैसे आप कह रहे हैं कि उनको सी ऑफ करने के लिए गए थे, क्योंकि जो आज स्थिति है, तालिबान से हमारा कोई संवाद नहीं था, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अगर वहां पे जाने के बाद वो लोग अपनी मांग बदल देते तो अधिकारी लोग थोड़ी निर्णय ले सकते थे। ठीक है, तो ये था कि एक सीनियर व्यक्ति सरकार कर रहे जो तत्काल वहां पे निर्णय ले सके कि हमें क्या करना है, आगे की प्रतिक्रिया क्या करनी है। इतने गंभीर विषयों के ऊपर जब इस प्रकार की राजनीति होती है तो यह दुखद लगता है। देश हित में जो फैसला था उन्होंने किया आलोक जी, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, उस फैसले में बहुत सारी कमियां रह गई। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि ऑल पार्टी मीटिंग से शुरू करते हैं। चित्रा जी, आप ही के शो पे आखिरी बार जब एक हफ्ते पहले बैठे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता ने इसी बात को, मैंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग अभी तक 2 बार बुलाई जानी चाहिए, मजाक उड़ाया गया था। हल्का कौन था? देश देख रहा है। इन्होंने कहा देरी, देश जानना चाहता, भी देरी क्यों हुई? क्योंकि मोदी साहब चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। मोदी साहब के सामने इतने सारे काम थे, यहाँ पर चुनाव लड़ना था, बहुत सारे काम थे। अब कह रहे हैं साहब प्रयास कर रहा है चाइना ने पूरा कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर। जिस तरह से हमारे देश की सीमाओं में घुसकर बैठा है, वो पूरी तरह से वहां की विदेश नीति सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन अभी हम शायद उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो पूरी तरह से मान्यता की बात हो रही है, जो नमस्ते तालिबान की तरफ सरकार बढ़ रही है, मान्यता तो दी हुई है इन्होंने। क्या मान्यता नहीं दी हुई है? मान्यता तो 2020 में दे दी थी जब यूएस के साथ हम खड़े थे कि तालिबान वापस जाएगा, और हमने समर्थन किया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में समर्थन किया। 2020 में भी बातचीत हुई, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और बात मान्यता के बाद की दूसरी अगर आप देखते हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हमने लोगों में इन्वेस्टमेंट किया। लोगों में इन्वेस्टमेंट अगर किया था तो वो इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया, क्योंकि आज ना आप लोगों के साथ खड़े हैं, ना तालिबान के साथ खड़े हैं, ना आप नदर अलायंस के साथ खड़े हैं, ना पश्तूस के साथ खड़े हैं। चित्रा, मैं 2-2.5 साल रहा हूं काबुल और तमाम जगह पर। काबुल की एक एक गली को जानता हूं मैं। मुल्ला उमर के से लेके पार्क शारे नाव से लेके वजीर अकबर खान, सब एरिया मेरे पैरों से नापा हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार की जो विदेश नीति की ढुलमुल नीति थी, उसकी वजह से आज ना हम घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। और ये चीज आज सरकार को समझनी होगी कि भाषणों से विदेश नीति नहीं चलती है। नमस्ते ट्रंप करने से रशिया को आपने पाकिस्तान के नजदीक पहुंचा दिया। नमस्ते ट्रंप करने से चाइना को आपने वहां पर पूरी तरह से त्रिकोण बनाने में मदद कर दी। विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल रही है, सुधांशु जी जो आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बार बार वो कह रहे हैं, नमस्ते ट्रंप का जिक्र करके वो बार बार कह रहे हैं कि नमस्ते तालिबान तो कर ही रही है सरकार, बढ़ रही है, तो तालिबान की तरफ चल दी है। वो भी जवाब देता हूं। एक तो पहली बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा चाइना के बारे में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को हमसे ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि एग्रीमेंट उनका है चाइना के साथ, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ, हमें नहीं बताया गया। और विदेश नीति विश्व के इतिहास में पहली बार चाइना के साथ एकमात्र बार ऐसा हुआ है जब उसने अपनी फौज भेजी और उसके बाद कोई नहीं घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है। आप बोल रहे थे, मैंने देश के प्रधानमंत्री ने देश के जवानों की शहादत पर झूठ बोला, पहली बार हुआ है। उत्तर दीजिए। अब आप बोल रहे थे मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए, अपना आवेश को नियंत्रण में रखिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। अब मैं बोल रहा हूं, देखिए पहली बार हुआ है ऐसा जब चाइना ने अपनी फौजें आगे भेजी और रिट्रीव किया, वापस किया। आज तक कभी चाइना ने ऐसा नहीं किया था। और जब चाइना और हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारी विदेश नीति तो नाकाम थी आलोक जी। चाइना के साथ कौन देश खड़ा था? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। इससे पहले जब कश्मीर का मुद्दा आता था तो हमारे साथ सिर्फ रूस खड़ा होता था आपके जमाने में, बाकी लगभग पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ। और आज हालत यह है कि जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो पाकिस्तान के साथ एक चाइना खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। तो ये एक अंतर है, इसलिए वो विषय। अब आता हूं तालिबान को नमस्ते करने की बात। अरे साहब, तालिबान नमस्ते की तो बात छोड़िए, ये तालिबान जिंदाबाद करने वाले लोग वही क्यों हैं? वो वही शायर क्यों हैं जिन्होंने सोनिया जी की प्रशस्ति में शायरी लिखी थी? ये तालिबान जिंदाबाद कहने वाले लोग वही क्यों हैं? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जिनके साथ मिलकर आप सरकार चला चुके हैं अविभाजित आंध्र प्रदेश में। ये तालिबान जिंदाबाद कहने वाले लोग उसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य क्यों हैं जिसको आप ही ने बनाया था 70 में और आप ही ने पोषित किया है। और आज तालिबान ये कह रहा है कि हम मुस्लिम होने के नाते कश्मीरियों के साथ हैं। मुझे इस बात का दुख है कि कोई मुस्लिम समाज में से खड़े होकर ना उस जमाते इस्लामी के नेता का विरोध कर रहा है खुल के, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले का, ना तालिबान के इस बयान का विरोध कर रहा है। और फिर एक और बात समझिए, अगर इस ढंग का हमारे लिए चुनौती उत्पन्न हो गई है तो यदि इस समय
हम लोगों ने धारा 370 जो समाप्त कर दी, यदि नहीं समाप्त की होती तो देश की सिक्योरिटी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी। यह दूरदर्शी। लेकिन अभी वो जो कश्मीर का राग अलाप रहा है, उस पर क्या करेंगे, ये तो सवाल है ना। जल्दी से आलोक जी आप जवाब दीजिए, बाकी दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी। ये कहना चाहता हूँ, भारत की सरकार बहुत मजबूत सरकार हो, इसमें मुझे भी खुशी हो, लेकिन भारत की सरकार विदेश नीति के मामले में बिल्कुल पंगु सरकार है। हम पूछते कितने भारतीय हैं पता नहीं, कितने आ गए नहीं पता, कितने और आएंगे नहीं पता है, रोड मैप क्या है नहीं पता है, नमस्ते ट्रंप करेंगे, नो स्पेसिफिक, नो कमेंट ऑन बार बार नमस्ते ट्रंप पे क्यों जा रहे हैं आलोक जी? मेन मुद्दे पर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तालिबान को वहां पर घुसाने में बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसका रोल रहा है और पॉजिटिव रोल रहा है। अमेरिका क्या करे सरकार? अच्छा जल्दी से आलोक शर्मा जी, अभी मौजूदा वक्त में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या करना चाहिए सरकार को, बताइए। देखिए, मुझे लगता है, मैंने पिछली बार भी आपके सवाल पर जवाब कहा था कि बहुत कुछ करने को बचा नहीं, लेकिन अभी भी सरकार को चाहिए कि अपना स्टैंड लेकर चले। एंगेजमेंट ऑफ तालिबान या कंटेनमेंट ऑफ तालिबान। फॉरेन पॉलिसी में, डिप्लोमेसी में दो वर्ड यूज होते हैं, या तो हम उनको कंटेन करेंगे, मारेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विरोध करेंगे, या उनको एंगेज करेंगे। सरकार एंगेज की तरफ चल दी है। देखिए, डिसाइड तो सरकार को करना है। आलोक शर्मा या पार्टियां स्टूडियो में बैठकर नहीं डिसाइड कर सकते। आज विपक्ष डिसाइड नहीं कर सकता है, सवाल पूछा जाना चाहिए पक्ष से। सरकार है, सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है, इस वजह से सवाल महत्वपूर्ण। ठीक है, मेजर जनरल सुधाकर जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उसके ठीक है मेजर जनरल आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, अगर हमने तालिबान के इस नई सत्ता को, जिसका जो भी स्वरूप होगा कुछ देर में सामने आ जाएगा, अगर उसको इग्नोर करने की कोशिश की या उस पर कोई अलग स्टैंड नहीं लिया उसके साथ जाने का, या फिर अपने आप को पूरी तरह से न्यूट्रल रखा, तो क्या इस तरह की भी परिस्थिति बन सकती है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में एक अनुकूल माहौल हम तैयार करने की इजाजत दे देंगे? क्योंकि यकीनन जिस तरह से तालिबान की ओर से भी अपना दूसरा घर पाकिस्तान को बताया जा रहा है, पाकिस्तान के अभी तो वहां के पाकिस्तान के मंत्री हैं जिनकी ओर से बयान सामने आया है, उनकी ओर से कहा गया है कि भैया हम तो उनके संरक्षक हैं। इस तरह की बयानबाजी की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, तो फिर स्थितियां तो भारत के लिहाज से बहुत खतरनाक हो जाएंगी। चित्रा जी, मैं कुछ कह सकता हूं? जी बिल्कुल, इजाजत आपकी है तो। देखिए, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर ना जाके मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब से कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और कोल्ड वॉर समाप्त हुई 1991 में, उसके बाद अभी तक 2021 तक शायद ये पहली बार इस किस्म की एक टेररिस्ट संस्था एक इन्वेड किया है कोई देश को। शायद ये पहली बार पाकिस्तान को स्पॉन्सर करते हुए, अमेरिका जब रशिया को धकेल के निकाल दिया था अफगानिस्तान में, ये डायरेक्टली अफगानिस्तान को मदद नहीं किया था, उस समय पाकिस्तान के जरिए से मुजाहिद को लाके उनको धकलाया था। अभी भी जो एंगेजमेंट हो रहा है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, ये एक अनोखा किस्म का एक रिश्ता है। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद चित्रा जी आपकी अगर इजाजत है, ये छोटे छोटे चीजें घर के अंदर जो खिंचातानी होती है, इसके वजह से हम बड़े पिक्चर को मिस कर रहे हैं। बड़े पिक्चर क्या है? अमेरिका गया है, ठीक है, अचानक बाग्राम एयरपोर्ट को रात को लाइट ऑफ करके बिना किसी को बता के निकल गया। डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप हो रहा है एंटी वॉर के खिलाफ। कोविड-19 का सिचुएशन में बहुत नुकसान हुआ है पूरा विश्व में, और ज्यादातर रिसेशन जो है अमेरिका देश के अंदर हो रखा है। इसी तरह बहुत कुछ नुकसान हो रहे हैं। पूरा कंप्लीट जो मार्केट है, इकोनॉमी, इट इज इन अ स्लम्प। मैं और कुछ कहना चाह रहा हूं कि शायद कहीं पिक्चर और तो कहीं नहीं बन रहा है। अगर नहीं भी बन रहा हो, ये हमारा वीकेस्ट स्पॉट है आज के दिन में अफगानिस्तान। जैसा आप कह रहे हैं, कोई हमारा कंटिन्यूटी नहीं है, ज्योग्राफिक का जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ नहीं है, हमें जाना पड़ रहा है चाबहार के थ्रू। हमारा जो फ्लाइट रूट है वो अलग रूट आपकी बातों से बिल्कुल सर, चुनौतियां यहाँ पर हिंदुस्तान के लिए कई हैं। विष्णु प्रकाश जल्दी से सर, मैडम सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं मैं, कि अभी शायद टाइम आ गया है, इसको हम बरकरार रखें, पीपल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट रखें अफगानिस्तान को जिस हद तक हो सकता है। साथ ही इंडियन ओशन, अंडमान निकोबार, शायद टाइम आ गया है इंडो पैसिफिक की तरफ ध्यान बढ़ाने के लिए। उधर है चाइना का सबसे वीकेस्ट स्पॉट है कोस्ट लाइन, 14,500 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, उसका जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन है, ये सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन में बार बार यहीं पे हमला हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा अपना डिफेंस को पूरा क्लियर कर लिए हैं, पूरा मजबूत है, हमें ध्यान वहां पे शिफ्ट करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। विष्णु प्रकाश जी,
हिंदुस्तान के हित में क्या फैसला सही रहेगा? ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई विष्णु प्रकाश जी। और इसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियां ये जो या फिर जो आपदा होती है वो अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। ऐसे में हिंदुस्तान की विदेश नीति या फिर आगे बढ़ने की कोशिशें किस तरह की होनी चाहिए? आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? जी, मैं जरूर नजरिया अपना बताऊंगा, पर एक चीज उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 36-37 साल डिप्लोमेट रहा था और दुनिया भर में रहा था। मैंने एक चीज जरूर देखी थी कि जब एक्सटर्नल थ्रेट होता है, जैसे चीन के साथ था या है, या इस वक्त जैसे तालिबान के आने पे दुविधा है, तो आपस का विवाद भूल के और हम सब मुल्क एकजुट हो जाते हैं। मुझे दुख होता है कि हम लोग आपस में पब्लिकली ऐसी लड़ाई करते रहते हैं, पर खैर ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हमारे नेता लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब ये कहने के बाद देखिए, डिप्लोमेसी में कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हमारा तालिबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि हम उनको कहें कि आप ये सरकार बनाएं, वो सरकार बनाएं। बहुत से जैसे मूविंग पार्ट्स हैं, चीन एक तरफ से खींच रहा है, पाकिस्तान दूसरी तरफ से खींच रहा है। मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में 8 साल रहे हैं। वो कोई पाकिस्तान की जेल कोई कोई गेस्ट हाउस नहीं थी, तो उनका अपना रवैया है। हक्कानी है जो ग्रुप है जो पाकिस्तान के साथ है कोई, तो इस वक्त जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कंफ्यूजन कंफाउंडेड है, वो है। तो ऐसे समय में अगर कोई निर्णय ले सकता है तो शायद खुदा भगवान ले सकते हैं, हम लोग नहीं ले सकते। और कोई सरकार ऐसे समय में निर्णय ले तो वो मेरे ख्याल में गलत होगा। हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे ऊंट किस करवट बैठते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा। अगर कोई चाहे कि ऐसा निर्णय अनाउंस कर दें तो शायद मेरी समझ से बाहर है, पर मेरी समझ बहुत कम है, हमारे कुछ लोगों की शायद ज्यादा समझ इस तरह की। ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। यकीनन आप पूर्व राजनयिक वहां पर रहे हैं, आपका लंबा इतना अरसा आपका एक्सपीरियंस का रहा है। आपकी बातों से और आपके चश्मे से तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। वेट एंड वॉच की पोजीशन हिंदुस्तान की क्या भी सही है विष्णु प्रकाश जी, लेकिन इसके लिए भी हमें कितना समय लेना चाहिए ये भी अपने आप में जी। देखिए चित्रा जी, इसमें कोई समय की बात नहीं हो सकती, और इसलिए नहीं हो सकती कि अभी यही नहीं पता कि तालिबान की बागडोर किसके हाथ में। मुल्ला खूंजादा के हाथ में है। अगर उनके हाथ में है तो मुल्ला खूंजादा की बागडोर किसके हाथ में? अभी तक किसी ने मुल्ला खूंजादा को देखा है? अभी तक तो ये सुनने में आया था वो पाकिस्तान की जेल में है। अब पाकिस्तान के बारे में जो मुल्ला ज़ाइफ थे, जो कि तालिबान के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में 2001 में, जब मैं भी पाकिस्तान में पोस्टेड था, तो उन्होंने ये कहा था अपनी आत्मकथा में कि पाकिस्तान ऐसा दुष्ट देश है कि बैल में से भी दूध निकाल सकता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्ला ज़ाइफ कह रहे हैं। और इन्होंने सबको धोखा दिया है। पर ये भी कमाल की बात है कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है, अमेरिका नहीं जानता। तो अब जो खेल खेले जाते हैं, जो षड्यंत्र रचे जाते हैं, वो ऐसे हैं कि इसमें कहना कि हम अभी निर्णय कर सकते हैं, या 1 हफ्ते में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं होगा और ना ही हो सकता। ठीक है, यानी कि हमें इंतजार करना चाहिए। यकीनन सरकार का जो भी निर्णय होगा, उम्मीद यही कि वो देश हित में हो। जैसा कि जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी बहुत सारे सुझाव उसको मिले भी होंगे। फिलहाल के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।